हेलो व्यूवर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किसे कहते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के आधार पर परीक्षण या टेस्ट को किस तरह से बनाया जा रहा है, उसके बनाने का प्रोसेस क्या है, उसके आधार पे किसी भी परीक्षण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। पिछले वीडियो में हमने अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हिंदी में प्रमापीकृत परीक्षण या मानकीकृत परीक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रमापीकृत परीक्षण या मानकीकृत परीक्षण का निर्माता औपचारिक ढंग से परीक्षण की योजना बनाता है, प्रश्न बनाता है, प्रश्नों का तार्किक आधार पर चयन करता है तथा परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता व मानकों की गणना करता है। आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसको और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की योजना बनाना। इसमें परीक्षण के लिए विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, समयाविधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप जैसी विभिन्न बातों को निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। परीक्षण की योजना बनाना किसी भी मानकीकृत परीक्षण का पहला स्टेप होता है। इस स्टेप में हम लोग परीक्षण को लेकर के सभी प्रकार की योजनाओं को यहाँ पर बना लेते हैं। हमें जिस विषय पर या जिस विषय वस्तु पर अपना परीक्षण बनाना है उसको यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। हमारे उस परीक्षण का शिक्षण उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम उसको यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। हम जो परीक्षण बना रहे हैं उस परीक्षण में प्रश्न कितने प्रकार के होने चाहिए उसका भी निर्धारण हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, हम जो परीक्षण बना रहे हैं उसमें हम कितने आइटम्स को रखेंगे या कितने क्वेश्चंस को रखेंगे, इसका भी निर्धारण हम यहीं पे कर लेते हैं। हमारे उस टेस्ट की समयाविधि क्या होगी, टोटल टाइमिंग उस टेस्ट को सॉल्व करने का क्या होगा, ये भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि टाइम बाउंडेशन होता है, जैसे कि हम जब किसी बच्चे को या किसी विद्यार्थी को वो टेस्ट देते हैं तो उसमें हम ये कह देते हैं कि आपको ये टेस्ट 15 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। और वहीं पे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, विद्यार्थी कितना भी समय लेकर के उस टेस्ट को सॉल्व करके हमें दे। अंकन विधि, जो भी टेस्ट हम बना रहे हैं उस टेस्ट की स्कोरिंग कैसे होगी। छात्र हमें जब उस टेस्ट को फिलअप करके वापस करेगा तो छात्र ने हमारे आइटम के सामने जो ऑप्शन है उस पर जो भी अपना आंसर दिया होगा उस आंसर की हम स्कोरिंग कैसे करेंगे, उसका अंकन हम कैसे करेंगे, इसका निर्धारण भी प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में हो जाता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद परीक्षण निर्माता के द्वारा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है। ब्लूप्रिंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमें अपना घर बनाना होता है, हमारे पास एक खाली प्लॉट होता है और हमें उस पर घर बनाना होता है, तो वहाँ पे हम पहले से ही ये सोचते हैं कि हमें उस प्लॉट पे कुल कितने कमरे बनाने हैं, कमरे का साइज़ कितना बड़ा होगा, कमरे में दरवाजे कितने होंगे, खिड़कियाँ किस तरफ होंगी,
किचन कहाँ होगा और कितना बड़ा होगा, घर का मेन गेट कहाँ होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के हम घर का एक नक्शा बना लेते हैं। सेम जैसा हम वहाँ पे घर का नक्शा बनाते हैं, यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं कि हमें जो परीक्षण बनाना है, हमें जो टेस्ट बनाना है, उस टेस्ट को लेकर के हम पूरी अपनी योजना को यहाँ पे बना लेते हैं और उस योजना को एक ब्लूप्रिंट के रूप में यहाँ पे दर्शाते हैं। प्रिपेयरिंग द आइटम, प्रश्नों की रचना करना। पिछले स्टेप में हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, अब इस स्तर पे हमें उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रश्नों का निर्माण करना है या अपने आइटम्स का निर्माण करना है। जैसे घर के नक्शे का हमने उदाहरण लिया था कि जब हम लोग अपने घर का नक्शा बनवा लेते हैं, उसके बाद उसी नक्शे के हिसाब से हम अपने घर को बनाने का कार्य शुरू करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि हमने पहले स्टेप में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब हम इस स्टेप में प्रश्नों की रचना शुरू करने का काम करते हैं। प्रश्नों का निर्माण करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नों व निर्देशों में प्रयोग किए जाने वाली भाषा और संकेत आदि विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप हो। हम जो परीक्षण बना रहे हैं, वो परीक्षण हम किस आयु वर्ग के लिए बना रहे हैं। हम वो परीक्षण किसी छोटे बालक के लिए बना रहे हैं या युवा वर्ग के लिए बना रहे हैं या प्रौढ़ वर्ग के लिए बना रहे हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रख करके अपने प्रश्न बनाते समय शब्दावलियों का प्रयोग करना है। ऐसा ना हो कि हम जो प्रश्न छोटे बच्चों के लिए जो परीक्षण बना रहे हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें, जिससे कि वो बच्चा ना समझ पाए। इसलिए हम अपने परीक्षण में जितने भी निर्देशों को वहाँ पे लिखेंगे और जो भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, उस प्रश्न की शब्दावली को बनाते समय हमें विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एक बात और कि हमें जितने प्रश्न अपने अंतिम फाइनल परीक्षण में रखने हैं, तो इस स्टेज पर हमें उसके लगभग दुगने प्रश्नों का निर्माण करना होता है। अब लगभग दुगने प्रश्नों का निर्माण हम क्यों करेंगे, इस चीज़ का स्पष्टीकरण हम आपको अगली स्लाइड्स में बताएंगे। सेलेक्टिंग द आइटम, प्रश्नों का चयन करना। इस स्तर को जांच स्तर या ट्राई आउट स्टेज भी कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप में हमने परीक्षण से संबंधित संपूर्ण योजना को तैयार कर लिया था और उससे संबंधित ब्लूप्रिंट बना लिया था। सेकेंड स्टेप में हमने ब्लूप्रिंट से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस तैयार कर लिए थे। अब इस स्टेप में हमें इन प्रश्नों की जांच करनी होती है। सेकेंड स्टेप में हमने जो क्वेश्चन बनाए थे, यह ज़रूरी नहीं है कि वे सभी क्वेश्चन सही बने हों, इसलिए इस स्टेप के अंतर्गत प्रश्नों की विस्तृत जांच की जाती है, उनमें आवश्यक सुधार किया जाता है तथा केवल उपयुक्त प्रश्नों का ही चयन किया जाता है। इस स्टेप में परीक्षण की जांच दो स्तर पे होती है, पहला प्रारंभिक जांच स्तर और दूसरा वास्तविक जांच स्तर। प्रारंभिक जांच स्तर में परीक्षण की भाषा संबंधी त्रुटियों व भ्रांतियों को दूर किया जाता है तथा वास्तविक जांच स्तर में पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस नामक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। अंतिम परीक्षण में केवल औसत कठिनाई स्तर वाले तथा उच्च विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को ही रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेकंड स्तर पे हमने जो क्वेश्चंस बनाए थे, वो ज़रूरी नहीं हो कि वो सारे क्वेश्चन हमारे सही हों। जब हम इस स्तर पे आकर के उन प्रश्नों की जांच करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे उसमें से गलत निकल जाते हैं तथा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमारे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत आवश्यक सुधार करके हम उन्हें वापस अपने परीक्षण में रख सकते हैं। इवैल्यूएटिंग द आइटम, परीक्षण का मूल्यांकन करना। सेकेंड स्टेप में हमने जो लगभग दुगने प्रश्नों का निर्माण किया था, वो जांच स्तर पे आकर के लगभग आधे ही रह जाते हैं।
तो अब हमारे पास जितने भी प्रश्न बचे होते हैं उन प्रश्नों को हम परीक्षण के रूप में अच्छे से व्यवस्थित कर लेते हैं और इस प्रकार से परीक्षण का अंतिम प्रारूप हमारे पास तैयार हो जाता है। इस परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानकों को अब सुनिश्चित करना बाकी है। विश्वसनीयता, वैधता सुनिश्चित किए बिना, उसके मानक को विकसित किए बिना किसी भी परीक्षण को मानकीकृत परीक्षण नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने तो योजना बना ली, उस योजना के हिसाब से हमने प्रश्न भी बना लिए, अब वो सारे प्रश्न हमारी ट्राई आउट स्टेज पर आकर के चेक भी हो गए हैं तथा जो कैंसिल होने वाले क्वेश्चन थे वो कैंसिल भी हो गए हैं, अब हमारे पास फाइनल परीक्षण हमारा बन गया है और ये हमारा मानकीकृत परीक्षण है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हमारे पास अभी एक टेस्ट बन करके हमारे सामने रखा गया है, उस टेस्ट का भी निर्माण हुआ है, लेकिन जब तक उस परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता या मानक नहीं डिसाइड किए जाएंगे तब तक वो परीक्षण मानकीकृत परीक्षण नहीं कहलाएगा। किसी भी मानकीकृत परीक्षण के लिए उसके विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक की गणना होना अत्यंत आवश्यक है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करने की सीमा से होता है, अतः विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार किसी छात्र पर किया जाए और वह छात्र बार बार समान अंक प्राप्त करे तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाता है। स्पष्ट है कि परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध उससे मिलने वाले प्राप्तांकों में स्थायित्व से है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों में स्थायित्व है तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक छात्र है, उसका नाम रमेश है और उसकी बुद्धि लब्धि हमें चेक करनी है और साथ ही साथ ये देखना है कि बुद्धि लब्धि का टेस्ट हमारा रिलायबल है कि नहीं रिलायबल है। तो हमने रमेश की बुद्धि लब्धि चेक करने के लिए हमने एक टेस्ट बुद्धि लब्धि परीक्षण उसके ऊपर अप्लाई किया और उसमें रमेश 112 अंक प्राप्त करता है तथा 10 दिन के बाद रमेश की बुद्धि लब्धि फिर से चेक की जाती है तो वो 112 के ही लगभग आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो परीक्षण है वो विश्वसनीय परीक्षण है। परंतु अगर यही दूसरी बार जब रमेश की बुद्धि लब्धि चेक की गई वो 112 ना करके 112 से काफ़ी ज़्यादा कम आती या 112 से काफ़ी ज़्यादा अधिक आती तो परीक्षण को अविश्वसनीय परीक्षण कहा जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल पे और देख सकते हैं कि हमारी जो घड़ी होती है, अगर हमारी घड़ी हमें सही समय ना बताए, हर दिन वो अलग अलग गलत समय बताए, तो जाहिर सी बात है कि हम उस घड़ी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो घड़ी हमारे लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगी, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होगी, क्योंकि वो हर घड़ी हर दिन जो है वो हमें अलग अलग समय बता रही है। तो सेम यही चीज़ एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के साथ भी होता है। वैलिडिटी, वैधता। मानकीकृत परीक्षण विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध भी होने चाहिए। वैधता से तात्पर्य कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने परीक्षण का निर्माण किया है, क्या वो परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं। निसंदेह कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ऐसे परीक्षण को अवैध परीक्षण या इनवैलिड टेस्ट कहते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कक्षा 8 के विद्यार्थी के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए हमने एक पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया और उसे कक्षा 8 के विद्यार्थी के ऊपर अप्लाई किया और जो रिज़ल्ट निकल के आया वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि हमारा ये टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है, ये टेस्ट हमारा इनवैलिड है, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस टेस्ट का निर्माण किया था ये टेस्ट उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। नॉर्म्स, मानक। मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिनसे तुलना करके किसी छात्र के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है।
मान लीजिए कि कोई बच्चा इतिहास में 40 नंबर लेकर के आता है। अब इस 40 नंबर की व्याख्या हम कैसे करेंगे? वो 40 नंबर ला कर के वो बालक जो है वो कक्षा में सबसे उच्च श्रेणी में भी हो सकता है, कक्षा में औसत श्रेणी का भी हो सकता है तथा कक्षा में निम्न श्रेणी का भी हो सकता है। तो बालक के द्वारा प्राप्त किए गए उस 40 नंबर की व्याख्या करने के लिए हमारे पास नॉर्म्स होने चाहिए, मानक होने चाहिए। हमारे पास कुछ संदर्भ बिंदु होने चाहिए जिसके आधार पे हम ये डिसाइड करें कि बच्चा कक्षा में किस श्रेणी पर आया है। तो अतः मानक वे संदर्भ बिंदु होते हैं जिनकी तुलना करके किसी छात्र के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, प्रशासन व अंकन। किसी भी मानकीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में उसके प्रशासन और उसके अंकन के बारे में पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक वर्णित होता है। किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में प्रशासन का जो तरीका होता है कि जो भी टेस्ट हमने बनाया है उस टेस्ट को सामने वाले विद्यार्थी के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर किस कंडीशन में अप्लाई करना है, किस स्थिति में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ का वर्णन जो है वो उसके प्रशासन में होता है। इसके साथ ही साथ किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में उसकी स्कोरिंग की व्यवस्था भी पूरी तरीके से लिखित होती है कि वो जो टेस्ट है उसका स्कोरिंग का मेथड कैसे होगा, इसका भी वर्णन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में रहता है, इसका भी निर्धारण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में किया जाता है। पर्पस एंड यूज़, उद्देश्य या उपयोग। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का जो उद्देश्य होता है वो बहुत ही व्यापक स्तर का होता है तथा जो इसका यूज़ होता है वो भी लोकल लेवल पर ना होकर के राष्ट्रव्यापी स्तर पर होता है। ये परीक्षण व्यापक स्तर पे जनसंख्या का मापन करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग में लाए जा सकते हैं। इनके द्वारा विभिन्न कक्षाओं या विद्यालयों की तुलना, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पे छात्रों की तुलना आदि की जा सकती है। आप लोगों को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में अच्छे से जानने और समझने के लिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ये टेस्ट आकांक्षा स्तर का मापन करता है जो कि डॉक्टर एम.ए. शाह एवं डॉक्टर महेश भार्गव द्वारा बना हुआ है। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपके सामने लेवल ऑफ एस्पिरेशन का या आकांक्षा स्तर का एक टेस्ट आपको दिख रहा है। ये टेस्ट तो 10 पेज का है लेकिन यहाँ पर आपके सामने उस टेस्ट का केवल फ्रंट पेज है कि कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैसे बना होता है ये आपको दिखाने और समझाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर उस टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, उस टेस्ट को किसने बनाया है ये लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे वो टेस्ट जिन बच्चों से भरवाया जाएगा उन बच्चों की यहाँ पे कुछ व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे उनका नाम, लिंग, आयु, जाति, शहरी या ग्रामीण या शैक्षिक स्तर या पिता का व्यवसाय, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। उसके बाद आप नीचे देखिए तो निर्देश या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन में इस टेस्ट को बच्चों के ऊपर अप्लाई करने से संबंधित ज़रूरी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह का निर्देश हर तरह के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल ऑफ एस्पिरेशन का ये मैनुअल है। इसके पहले जो आपने देखा था वो तो टेस्ट था जो कि हम किसी विद्यार्थी के ऊपर ले जाके अप्लाई करते हैं, लेकिन उस टेस्ट की जो संपूर्ण विस्तृत जानकारी होती है वो एक मैनुअल में हो सकती है या ये कह सकते हैं कि वो एक बुकलेट में होती है। तो आपको इस पेज पे जो दिख रहा है वो लेवल ऑफ एस्पिरेशन का मैनुअल है। ये मैनुअल आप देख रहे हैं कि मैनुअल फॉर लेवल ऑफ एस्पिरेशन लिखा है, महेश भार्गव का बनाया हुआ 1987 में नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन वाराणसी के द्वारा। इसी मैनुअल के पेज नंबर 15 पे आप देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट बिना उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स निकाले स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं कहलाता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टेस्ट में भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकाली गई है। यहाँ रिलायबिलिटी में बाकायदा लिखा हुआ है कि किस किस मेथड से रिलायबिलिटी निकाली गई है और उसकी रिलायबिलिटी का स्कोर यहाँ पे क्या आया है। उसी प्रकार से यहाँ पे वैलिडिटी के बारे में भी बताया गया है, वैधता के बारे में भी बताया गया है कि किस मेथड से इस परीक्षण की वैधता को निकाला गया है तथा उस वैधता का क्या स्कोर आया है। इस पेज में आपके सामने नीचे दिख रहा होगा नॉर्म्स। जैसे पिछले पेज में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में था, वैसे इस पेज में इस टेस्ट के नॉर्म्स को भी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। इस पेज में आप देख रहे हैं स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। बच्चा जब लेवल ऑफ एस्पिरेशन टेस्ट को सॉल्व करके आपको वापस करेगा तो उसके द्वारा दिए गए हुए आंसर को हम कैसे स्कोरिंग करेंगे, कैसे उसको अंकों में बदलेंगे तथा साथ ही साथ उसके स्कोरिंग को हम कैसे व्याख्यात करेंगे कि बच्चा जो नंबर पाया है उस नंबर का क्या अर्थ है, उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, उसके बारे में इस पेज पे पूरा वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है जिस मेथड्स के थ्रू वो टेस्ट बनता है। साथ ही साथ उसकी रिलायबिलिटी डिसाइड की जाती है, वैलिडिटी चेक की जाती है, उसके नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, उसके निर्देश को यहाँ पे लिखा जाता है, उसके निर्देशन के बारे में बताया जाता है, उसकी स्कोरिंग के मेथड को पूरा यहाँ पे क्लियर किया जाता है। साथ ही साथ उसके अंकों की व्याख्या को भी यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से व्याख्यात किया जाता है, तब जा कर के कोई टेस्ट आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनता है। ठीक है। और टीचर मेड टेस्ट तो हम कुछ दिन में बना लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, मानकीकृत परीक्षण होता है, सही तरीके से इसको मनाने में 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल तक भी लग जाते हैं एक अच्छा स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने में। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को स्टैंडर्डाइज टेस्ट काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।